हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं यात्रा जापान की। ट्रिप टू जापान ये एक यात्रा वृत्तांत है, यानी यात्रा लेख है। यात्रा के दौरान लेखिका ममता कालिया को जो एक्सपीरियंस होता है, यह एक्सपीरियंस होने पर उनका जो अनुभव है, उस अनुभव को यहाँ पर वर्णित किए और उस अनुभव को ममता कालिया लिखती चली जाती है। सो ये एक ट्रैवलिंग लेसन है और ये लेसन पढ़ने से पहले विषय वस्तु को पहले देख लीजिए। सो यहाँ पर ममता कालिया लिखती है, यह एक यात्रा वृत्तांत है, यानी ट्रिप की लेसन है। जापान के जो टोक्यो यूनिवर्सिटी, इन इंग्लिश टोक्यो कहते हैं, टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो संपन्न यानी जो सक्सेस हुआ है वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस यानी विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान इन लोगों को जो अनुभव मिला है, उस अनुभव का चित्रण इस लेख में करते हैं या इस पाठ में करते हैं। और ममता कालिया इसमें लिखती है कि जापान के जो लोग हैं, उन लोगों का जो जीवन है और जीवन के साथ साथ उनकी जो संस्कृति है यानी कल्चर है, उस कल्चर के बारे में लिखती है। और जापान में रहने वाले जितने भी जो जापानी लोग हैं, वो बहुत ही हॉनेस्ट होकर, हॉनेस्टली वे लोग अपना जो कर्तव्य उस कर्तव्य करते चले जाते हैं। और जापान के लोग बहुत ही क्या शालीन लोग हैं, यानी बहुत ही हम्बल लोग हैं। और जापान के लोग स्पेशली हिंदी लैंग्वेज के प्रति बहुत ही प्रेम के यहाँ दिखाते हैं और हिंदी लैंग्वेज सीखने के लिए उनमें जो दिलचस्पी है, उनमें जो जुनून है, उस जुनून को भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इस जापान में जो बुद्ध का या बुद्ध विहार है, यानी भगवान बुद्ध का जो विहार है, उस विहार को तोदाएजी मंदिर भी कहा जाता है। उस मंदिर का भी या बुद्ध विहार का भी वर्णन किया गया। और ममता कालिया आगे बढ़कर लिखती है, जापान में जो तकनीकी विकास हुआ है या तकनीकी प्रगति है, यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का जो डेवलप हुआ है, उस डेवलप के बारे में लिखती चली जाती है। और ख़ास करके जो जापानी लोग हैं, वो जापानी लोग हॉनेस्ट से अपना काम करते चले जाते हैं। इन दोनों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है। विद्यार्थियों, ये भी आपको समझाने के लिए इस पाठ को आपके लिए रखें ताकि आप लोग भी निष्ठा से अपना काम करें और संस्कृति से जुड़े रहें और जो कर्तव्य मिलता है, जो ड्यूटी मिलती है, उस ड्यूटी को आराम के साथ करते चले जाना। और साइंस और टेक्नोलॉजी की प्रगति भी होनी चाहिए। और इन सारे विचारों को विद्यार्थियों के सामने रखने के लिए लेखिका इस यात्रा वृत्तांत को विद्यार्थियों के सम्मुख रखते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं ये ट्रिप शुरू करता हूँ और ये ट्रिप शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही यूज़फुल है, लाभ होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपकी परीक्षा आ रही है और परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ भी महत्वपूर्ण है। अंत तक इसे देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टूडेंट्स, ये पाठ मैं शुरू करूँगा। सो आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए और सुनने के लिए कष्ट करिए, क्योंकि कौन सा भी काम अगर करना है तो उसमें कष्ट होता है। अगर आप लोगों को ज़्यादा मार्क्स अगर चाहिए, अच्छा सा रिजल्ट अगर चाहिए, तो आप लोग सुनने के लिए कष्ट करिए। कष्ट ना करिए, दिल से इस लेसन को सुन लीजिए।
यस। सो मैं तो पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, ओरली आप लोगों को ये पाठ पढ़ाता चला जाऊंगा, तो आप ध्यान से क्या सुनिए। सो टोक्यो यूनिवर्सिटी में जो विदेशी भाषा अध्ययन विभाग में आयोजित सम्मेलन को, उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडिया से 6 लोगों की जो प्रतिनिधि मंडल है, यानी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है 6 लोगों का, और ये लोग उस सम्मेलन में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए ये लोग क्या तैयार हो जाते हैं। सो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन था। इस सम्मेलन में भारत की ओर से, इंडिया की ओर से 6 लोग क्या जाने के लिए तैयार होते हैं। सो ये लोग कब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं? 24 अक्टूबर यानी 24 अक्टूबर 2010 यानी 24 अक्टूबर 2010 को ये लोग दिल्ली में स्थित जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विमानस्थल है, और उस एयरपोर्ट के 3 पर पहुंच जाते हैं ना, जो प्लेटफॉर्म हम लोग कहते हैं ना, 3 पर ये लोग पहुंच जाते हैं, ताकि विमान में बैठकर, एरोप्लेन में बैठकर इन लोगों को यात्रा करनी थी। सो यहाँ विमानस्थल विश्व का सबसे विशाल हवाई पड़ाव कहलाया जाता है, यानी दुनिया में सबसे लंबा हवाई अड्डा इसे कहा जाता है। किसे? दिल्ली का हवाई अड्डा। कुछ देर ये लोग इस एयरपोर्ट का जो वैभव है, महाकाय वैभव, सो बहुत ही सुंदर ये एयरपोर्ट है, और उस एयरपोर्ट की सौंदर्य क्या देखने के लिए ये लोग भटकने लगते हैं, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट आधा घंटे से क्या लेट से आने वाली थी, यानी उड़ान 30 मिनट विलंब क्या हो चुका था, और देरी रहने के कारण ये लोग क्या उस एयरपोर्ट की सौंदर्य देखने के लिए क्या निकल पड़ते हैं। और आधा घंटा होने के बाद इनकी जो विमान है, यानी हवाई जहाज है, ये रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद सारे लोग 6 लोग एरोप्लेन में क्या बैठ जाते हैं, और एरोप्लेन में जाते हैं तो सारी सीटें क्या खाली खाली थी। आप लोग जानते हैं इंडिया में रहने वाले अधिकतर लोग गरीब हैं, और गरीब लोग कभी भी एरोप्लेन में बैठकर सफ़र कर नहीं सकते, और सफ़र करने की ताकत उनमें नहीं होती, क्योंकि पैसों की ताकत उनमें नहीं होती है, यानी पैसों में कमज़ोर रहने के कारण ज़्यादातर लोग क्या एरोप्लेन की सफ़र नहीं करते। सो एयर इंडिया की फ्लाइट में ये लोग बैठे, सारी सीटें क्या खाली खाली थी, ये लोग आराम से क्या बैठे, और एरोप्लेन क्या टेक ऑफ हुआ, यानी एरोप्लेन उड़ान भरी, और ये लोग दिल्ली एयरपोर्ट से इनकी यात्रा शुरू हो गई, और ये लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं जापान का जो एयरपोर्ट है, नरिता एयरपोर्ट। स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर दिस एयरपोर्ट नेम। नरिता एयरपोर्ट बड़ा लंबा था, बहुत ही लॉन्ग एयरपोर्ट है, और वहाँ जाकर ये लोग उतर जाते हैं, और फिसलन पट्टियाँ रहने के कारण इन्हें थकान भी क्या नहीं हुई, और थकावट को महसूस नहीं किए। एलिवेटर्स से ये लोग नीचे क्या उतरकर उस एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आ जाते हैं, इन लोगों को पिकअप करने के लिए टोक्यो यूनिवर्सिटी वालों ने इनके लिए एक बड़ी वैन क्या भेज दिए थे, और वो ऑलरेडी वैन आकर ठहर गई थी, और ये लोग उस वैन में जाकर क्या बैठ जाते हैं। और इस नरिता एयरपोर्ट से टोक्यो यूनिवर्सिटी जाना है तो अंतर कितने किलोमीटर का था? कम से कम 100 किलोमीटर का क्या अंतर था, और 100 किलोमीटर इन्हें क्या सफ़र करना चाहिए, और इन लोगों को रुकने के लिए एक 5 स्टार होटल में क्या इन्हें बुक किए थे, इन्हें ठहरने के लिए, और सन पेटिया होटल में क्या इनका कमरा क्या बुक हुआ था, और सारे लोग क्या उस होटल में क्या चले जाते हैं। बाहर इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी, और ठंडी से बचने के लिए ये लोग अलग अलग क्या
कुछ कर्तव्य करने लगे। और जैसे बाहर से ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं तो इनके लिए जो कमरा बुक हुआ था उस कमरे में आ जाते हैं। कमरे में आने के कारण इन्हें इतनी गर्मी होने लगी, इतनी गर्मी होने लगी, इन लोगों को पसीना छूटने लगा। तब इन्हें पता चलता है कि बाहर उतनी ठंडी चल रही है और कमरे के अंदर आने के बाद शरीर से पसीना छूटने लगा। यानी इसका अर्थ क्या है, जापान के लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। तो बाहर ठंडी चल रही थी और कमरे के अंदर पसीना छूटने लगा। और ये लोग पसीना जब छूटने लगा और ये लोग 7वें मंजिल पर इनका कमरा था, यानी 7th फ्लोर पर इनका कमरा था। और खिड़की ओपन करते हैं, ओपन करने से सामने जीन जंक्शन स्टोर में सेल लगा हुआ था, यानी मार्केट क्या वहाँ पर दिखाई दिया और सेल क्या लग चुका था। और वहाँ पर नीचे सड़क पर, खिड़की से नीचे सड़क पर देख लेते हैं और उस सड़क पर कई युवतियाँ, जापान की युवतियाँ साइकिल ढोती नजर आ रही थी, ना साइकिल पर बैठकर वे लोग जा रहे थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं जापान के लोग पोल्यूशन को दूर करने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करना छोड़ दिए। और यहाँ पर जो साइकिल पर सारी युवतियाँ जा रही है, साइकिल के सामने जो टोकरी है, यानी प्लास्टिक की जो टोकरी है, उस टोकरी में अपने अपने बच्चों को, गोल मटोल बच्चों को उस टोकरी में बिठाकर वे लोग साइकिल चलाते नजर आए। तो यहाँ पर ममता कालिया और ये सारे लोग देख लेते हैं। देखने पर इन लोगों को ऐसा लगता है कि जापान में रहने वाले सारे लोग स्वयं चालित टेक्नोलॉजी की तरह का जीवन करते हैं और सड़क में, होटलों में और मार्केट में कहीं भी कहाँ शोर शराबा नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, वी आल्सो लर्न हियर। क्या हमें लर्न करना चाहिए? जापान के लोग मार्केट में अगर जाते हैं, मार्केट में कोई शोर नहीं है, वहाँ पर आवाज़ नहीं आती है, सड़क पर आवाज़ नहीं आती है और दुकान में भी क्या आवाज़ नहीं आती है, सो साइलेंट। हमारे इंडिया के मार्केट में अगर चले जाएंगे तो वेजिटेबल बेचने वाले लोग क्या क्या कहकर पुकारने लगते हैं, कितनी शोर मचाते हैं, दुकान में भी शोर, सड़क पर भी शोर। वहाँ पर जापान के लोग कहीं भी क्या शोर नहीं मचाते हैं, वो लोग बहुत ही क्या शांत लोग हैं। और यहाँ पर टोक्यो यूनिवर्सिटी के जो अतिथि है, गेस्ट है, सुरेश ऋतुपर्ण। सुरेश ऋतुपर्ण इन सारे लोगों को एक होटल के यहाँ होटल ले जाते हैं और उस होटल का नाम है भारतीय रेस्टोरेंट, यानी हिंदी में कहते हैं रेस्टोरेंट। यानी इंडिया का एक रेस्टोरेंट था और उस रेस्टोरेंट का नाम है कलकत्ता, यानी इंडियंस का ही वो रेस्टोरेंट था और इसलिए उस रेस्टोरेंट का नाम रखा हुआ था कलकत्ता। और सुरेश ऋतुपर्ण इन सारे लोगों को क्या इसी होटल ले गए और जैसे ही उस होटल के अंदर ये लोग प्रवेश करते हैं, सामने दीवार के ऊपर ताजमहल की पिक्चर क्या दिखाई दे दी और उस पिक्चर के सामने एक ऊंट, कैमल भी क्या दिखाई दी, है ना, पिक्चर, वो चित्र क्या दिखाई दी। और ये लोग चेयर पर क्या बैठ जाते हैं और बैठने पर इन लोगों को उस होटल में क्या हिंदी संगीत भी क्या सुनने को मिला, यानी संगीत भी क्या सुनने के लिए मिला और संगीत भी क्या चल रहा था। और वहाँ पर बैठने से, उस रेस्टोरेंट के अंदर, कलकत्ता रेस्टोरेंट के अंदर बैठने से इंडियंस मसालों की खुशबू क्या आने लगी। ये बहुत ही क्या इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर इन लोग देखते हैं और वहाँ पर उस ऊंट के सामने लिखा हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया, यानी मसालों की सुगंध भी आने लगी और यहाँ पर इस तरह से क्या उस दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। और सभी, यानी जितने भी जो जापान में होटल है, उन होटलों का रिवाज क्या है, जितने भी जो कस्टमर्स आ जाते हैं और टेबल के ऊपर उन्हें पीने के लिए गर्म पानी क्या दिया जाता है। और गर्म पानी देना
इन होटलों का क्या रिवाज है। ये लोग क्या गर्म पानी पिए और मसालेदार चाय भी क्या इन लोगों को बनाकर दे दिए। चाय में क्या क्या मिलाए, दालचीनी, काली मिर्च और चाय पत्ती उबाल कर बनाई गई गाढ़ी खुशबूदार चाय क्या दे दी। क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, इंडिया में रहने वाले जितने भी जो इंडियंस हैं ना, उन लोगों को यानी हमें कॉफ़ी और चाय की लत लगी रहती है। हमें खाना कम चाहिए लेकिन टी कॉफ़ी जो भी है वैरायटी हम लोग क्या पीना चाहते हैं। और इन लोगों को भी रेस्टोरेंट में क्या अच्छी सी चाय क्या मिल गई, ये लोग क्या चाय पीते हैं। और कुछ देर के बाद इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम लोग जापान के किसी होटल में नहीं हैं, हम लोग पंजाब के शेरे पंजाब के एक होटल में क्या, एक ढाबे में क्या बैठकर खाना खा रहे हैं। और खाने में इन लोगों को क्या क्या मिले, तड़के वाली साबुत काली उड़द की दाल यानी ब्लैक ग्राम की जो दाल है वो दाल भी क्या खाने के लिए मिली। तंदूरी रोटी, आलू के पराठे और सरसों का साग खाकर विस्मय और हर्ष से हम लोग भर रहे। यानी इन लोगों को ये खाना खाकर इतनी खुशी मिल गई और ये लोग महसूस करते हैं हम लोग पंजाब में ही खाना खा रहे हैं, हम लोग जापान में नहीं है। दिस इज आवर कल्चर। इंडियंस जहाँ कहीं भी रहेंगे हम लोग अपनी कल्चर को कभी नहीं भूल पाते हैं। और यहाँ पर हम लोग कल्चर से जुड़कर जीवन करने वाले कौन होते हैं, इंडियंस। सो ये बहुत ही क्या ग्रेट है। इसलिए कहा जाता है ना, इंडिया बहुत ही क्या ग्रेट है, हम लोग महान हैं, हमारा देश महान है। इंडियंस भी क्या ग्रेट होते हैं। दुनिया के किसी कोने में भी अगर रहेंगे तो इंडियन कल्चर को कभी नहीं भूल पाते। और ये लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 बजे इन लोगों को टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाना है। और कर्मठ कामरेड सुरेश ऋतुपर्ण इनके प्रदर्शक और गाइड के रूप में क्या इनके साथी थे। और सन पेटियों होटल से क्या ये लोग निकल पड़े, कुछ दूरी पर पैदल चलते हैं और रेलवे स्टेशन क्या आ जाता है। जापान में कदम कदम पर क्या रेलवे स्टेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। और वहाँ पर जहाँ कहीं भी आप लोग बाहर आकर अगर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हर जगह रंग रूप और खूबसूरती बिछाई हुई है। जापान देश इतना क्लीन है और देखने के लिए बहुत ही क्या सुंदर देश है। और ये लोग दुकानों में, शहरों में, सड़कों में केवल क्या सौंदर्य ही क्या मिलती है, कहीं भी कूड़ा कचरा देखने के लिए नहीं मिलता है। और ये लोग रेलवे स्टेशन क्या जाने के लिए आ जाते हैं। और सुरेश ऋतुपर्ण इन्हें क्या रेलवे स्टेशन जाते हैं जहाँ पर टिकट लेना चाहिए, काउंटर वहाँ पर नहीं है। जितने टिकट चाहिए ना मशीन के अंदर यानी एटीएम की तरह मशीन के अंदर पैसे डालना और पैसे डालेंगे तो उतने टिकट्स क्या आ जाते हैं। और यहाँ पर इन 6 लोगों के लिए सुरेश ऋतुपर्ण एक अच्छे शिक्षक भी है और संपादक भी है, एडिटर भी है और एक अच्छे गाइड के रूप में भी क्या इन्हें गाइड करते जा रहे हैं। और उस मशीन के अंदर पैसे डाल दिए, जितना टिकट चाहिए वो टिकट कहाँ आ गए, सारे लोग क्या टिकट ले लिया। और सुरेश ऋतुपर्ण इन सारे लोगों को समझाते हैं कि पलक मारते ही जापान में सारे कामकाज का हो जाते हैं। सो सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और एक खांचे में ये लोग क्या वो टिकट रखते हैं, उस पार क्या चले जाते हैं। और इन सारे लोगों को समझाते हैं कि यहाँ पर जापान में जब ट्रेन की सफ़र करते हैं तो यहाँ पर धक्का मुक्का कुछ होता नहीं है, साइलेंट से सारे लोग क्या जाते हैं। जहाँ पर इनकी ट्रेन आने वाली थी उस प्लेटफॉर्म पर ये लोग चले जाते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर एक रेड लाइन के यहाँ खींच देते। उस रेड लाइन के पास ही हाँ उस ट्रेन की बोगी के यहाँ आ जाती है, डिब्बा के यहाँ आ जाता है। और अंदर जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं ना, वो लोग क्या उस रेड लाइन के ऊपर से ही बाहर आना और अंदर से जो लोग आने तक लेफ्ट में और राइट में ये लोग क्या खड़े रहना शांत होकर। वे लोग ट्रेन खाली करने के बाद इन लोगों को ट्रेन के अंदर जाना पड़ता है। और इसी तरह ये लोग भी क्या साइलेंट से क्या ट्रेन के अंदर चले गए। जैसे ट्रेन के अंदर चले गए
तो ट्रेन में क्या वहाँ पर लिखा हुआ है कुछ सीट अलग अलग लोगों के लिए क्या वहाँ पर चित्र यानी वहाँ पर सिंबल क्या दिखाए कुछ अलग अलग लोगों के लिए, यानी बूढ़े लोगों के लिए या व्यापारी लोगों के लिए। जैसे हमारे इंडिया में ये विकलांग के लिए और महिलाओं के लिए और एमएलए के लिए जैसे हम लोग वर्गीकरण करते हैं ना, डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह वहाँ पर भी क्या वे लोग उस ट्रेन में क्या लिखे हुए कि कॉर्टेसी सीट्स का कर, अर्थात सौजन्य इन लोगों के लिए ये सीट रिजर्व किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आगे की कहानी और सुनाऊंगा, तब तक के लिए आप लोग वेट करिए, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो रहा है, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग समझ लीजिए ये पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट पूर्ण रूप से क्या आपको सुनाऊंगा। तो आप लोग इस पार्ट को सेकंड पार्ट में क्या सुनने के लिए प्रयास करिए। थैंक यू, धन्यवाद।